सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू सीरीज शुरू हो चुकी है फिजिक्स की। बेसिक से लगा के एडवांस तक हम फिजिक्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। एंड आज के वीडियो में क्या है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैकेनिक्स में पहली बात हम करते क्या है ये समझ लेते हैं कि भाई मैकेनिक्स में हम पहली बात करते क्या है कि मैकेनिक्स में हम बात करते हैं कि भाई कोई भी एक पार्टिकल है। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है तो हम हमेशा पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे। पूरी मैकेनिक्स में हम पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे। मतलब हम मान के चलेंगे कि हमारी तरह कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हम मान के चलेंगे कि m मास का कोई एक पार्टिकल ही है जो कि मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी के साथ। तो हम ये मान के हमेशा चलेंगे कि एक पार्टिकल है, सो हम पार्टिकल का ही मोशन को मतलब ऑब्जर्व करेंगे। एंड मैकेनिक्स में हम बात करते हैं भाई मोशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोशन के कारणों के बारे में बात नहीं करते भाई फोर्स लग रहा है, एनर्जी है, वर्क डन, इन सब का बात हम इस चैप्टर में तो ऑब्वियस बात है मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अरे यार वो मेरा कहाँ गया, अरे साफ करने वाला था, रुको रुको। ठीक है, ये कुछ नहीं है, पेपर है, पेपर से बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले ये एक बात करते हैं कि मोशन इज रिलेटिव। आज का मतलब यही जो मेरा मकसद है, मुझे आपको ये समझाना है कि भाई मोशन रिलेटिव होता है। देखो, हम कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम कैसे कह सकते हैं, पहली बात हम मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। भाई कोई अगर मोशन हो रहा है तो हम कैसे कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मैं सपोज एक पर्सन कह देता हूं, ये कोई पर्सन है। ठीक है, तो अगर इस पर्सन का मान लो शुरुआत में ये t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की, ये पे बंदा यहाँ पे था। ठीक है, कुछ समय बाद बंदा यहाँ पे आ गया, कुछ समय बाद बंदा यहाँ पे आ गया, कुछ समय बाद मान लो यहाँ पे आ गया। तो अगर लगातार इस ऑब्जेक्ट की, इस पर्सन की, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से इस बंदे की लगातार पोजीशन शुरुआत में ऐसा था, फिर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, लगातार पोजीशन बदल रही है। तो मेरे रेफरेंस में अगर इस बंदे की लगातार पोजीशन बदलती जाए तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बंदा मोशन में। हालांकि मोशन रिलेटिव टर्म होता है, इसको थोड़ा सा, मोशन हो या रेस्ट हो, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले समझा देता हूं। देखो, जैसे मान लो कि भाई मोशन रिलेटिव है, इससे पहले आपको समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जल्दी से मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता देता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या, ये एक आप समझ सकते हो कार्टेशियन प्लेन होता है कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो अपने पे डिपेंड करता है। मान लो जैसे कि भाई मैं यहाँ पे बंदा खड़ा हूं, तो मैं यहाँ से ऐसे है ना, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बताते हैं जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे समझिएगा कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा मान के चलेंगे। जब भी मैं आपको कार्टेशियन प्लेन मानूंगा तो मान के चलेंगे कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है एंड चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अच्छी तरीके से फील लेने के लिए ऐसा समझो कैसा कि भाई मोशन अगर रिलेटिव है तो ऐसा समझने में आपको समझ रहा होगा। कैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई बस जा रही है, मैंने कहा हाँ यार बस कोई बस जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैंने कहा हाँ, एंड आप यहाँ पे बैठे हुए, मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ए पर्सन बैठा हुआ है और यहाँ पे बी। एंड जब ये देख रहा है तो ये जब इसके रिस्पेक्ट में ये बस मान लो आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो कुछ भी है ना, मूव कर रही है। तो अब देखो कि ये बंदा जब बोलेगा, बी बंदा बोलेगा कि ए इज इन मोशन, भाई बोलेगा कि क्योंकि बी ने क्या माना है कि बी के रिस्पेक्ट में क्या ए मोशन में। सर हम कैसे पता लगा सकते हैं, आप ऐसे पता लगा सकते हो कि भाई बी की इनिशियल पोजीशन ये है कि मान लो आप यहाँ पे मान लो कि भाई यहाँ पे जमीन है और जमीन पे आपने एक कार्टेशियन प्लेन खींच दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं भाई जमीन पे आपने एक कार्टेशियन प्लेन खींच दिया एंड ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जमीन पे। ठीक है, और यहाँ पे आप मान लेते हैं भाई ओरिजिन पे बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे हो।
ठीक है। तो आपके है ना, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगातार क्या इसकी पोजीशन बदलेगी। हाँ, कुछ समय पहले थे, मान लो ये यहाँ पे था, थोड़े समय बाद ये क्योंकि गाड़ी आगे चले जाएगी तो ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मान ले x इज इक्वल टू 0 पे था, तो x इज इक्वल टू कुछ मान ले 10 पे आ गया, तो यहाँ से 40 पे आ गया मान लो। तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी पोजीशन बदलेगी और आप यहाँ पे खड़े होकर बिल्कुल बता भी सकते हो, आपको लगेगा कि ये बंदा लगातार मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी बंदे की बात करूं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मैं कहूंगा ये बैठा हुआ है। कैसे? क्योंकि मैं अपना कार्टेशियन प्लेन खींचूंगा कि भाई मैंने अपना एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और लगातार है ना, शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे भी मेरे कार्टेशियन प्लेन में ये यही था, और मेरा कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ये है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई t इज इक्वल टू 40 सेकेंड पे भी, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी ये बंदा यहीं पर है। तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मूव नहीं कर रहा, हालांकि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये मूव कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। उसी प्रकार रेस्ट भी रिलेटिव टर्म होती है। जैसे आप थोड़ा सा और मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ऐसा समझिएगा, इसको समझने के लिए और थोड़ा बेहतर समझते हैं कि जैसे आप मान लो किसी बस में जा रहे हो, मैंने कहा, और आप जब बाहर ऑब्जर्व करते हो तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो ट्रीज है जो ट्री है वो पीछे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। आपको ऐसा लगता है? भाई आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्री पीछे जा रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई दिस ट्री इज एट रेस्ट, ये जो पेड़ है वो रेस्ट में है। लेकिन आप वहीं पे आप जो हो वो कहोगे कि भाई मोशन में। तो एक ही समय पे कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है और रेस्ट भी कर सकता है। ये बहुत ही शुरुआत में पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगता है, मुझे भी लगा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ हो सकता है या तो मूव कर रहा है, एक ही समय पे वो मूव कर रहा है वो रुका हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोशन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, मोशन ऑब्जर्वर की है ना, ऑब्जर्वर की एंड ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। मतलब मोशन सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या है। मोशन इज दिस टर्म है ना। तो यहां से आपने समझ लिया कि भाई मोशन यहाँ पे आपका रिलेटिव टर्म है। तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे, अब मैं सारी चीजें जो डिफाइन करूंगा, चाहे वो पोजीशन हो है ना, चाहे वो उसकी कोई सर्टेन वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगी। हो सकता है कोई बंदे की एक्सेलरेशन हो नहीं भी हो सकती है ना, कि किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऐसे समझिएगा कि मैं आपको समझाने के लिए क्या करूं, रुको चलिए यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे समझिएगा कि बढ़िया तरीके से मैं चीज़ों को समझाने के लिए आपको इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले लो सर, मैंने कहा ले लेते हैं। देखो मैं इस पे किसको खड़ा कर दूँ, मान लेते एक चौक तो मूव कर जाएगी ना। चल एक दूसरा कोई चीज़ लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। देखो अब इस चीज़ को आप है ना, इस चीज को मैं आपको मोशन इज अ रिलेटिव टर्म में कैसे समझाऊं। देखो अब अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब देखो ये क्या, अब ये बंदा मूव कर रहा है, हाँ ये मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये बंदा मूव कर रहा है। देखो इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये मूव कर रहा है। वहीं पे अगर मैं इस चौक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात करूं तो क्या ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये इसकी पोजीशन कहां बदल रही है, ये इसके रेफरेंस में यहीं पे था पहले भी, क्या अभी यहां पे आ गया? नहीं, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मूव नहीं कर रहा है। इसे बोला जाता है मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। और ये और आपको बढ़िया तरीके से तब समझ आएगी जैसे मान लेते हैं कि कभी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और बहुत लंबी सी ट्रेन होती है, तो यहाँ पे मैं भी जो गया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं इधर मूव कर रहा था और मुझे लग रही थी ट्रेन आगे चलनी शुरू हो गई है। मैं इधर मूव कर रहा था, मैंने जब इस ट्रेन को देखा तो मुझे लग रहा था कि भाई ट्रेन मोशन में मैं है ना। तो ये रिलेटिव टर्म है। हालांकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ हो, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसको लगेगा ट्रेन रेस्ट में। मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रेन पीछे मूव कर रही है, तो ट्रेन मूव भी कर रही है और रुकी हुई भी है। वो डिपेंड करता है कि आप भाई किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करना चाहते हो, ठीक है। तो इसकी और बात करेंगे जब रिलेटिव ऑब्वियसली बात है, रिलेटिव मोशन का अलग से जब हम पढ़ेंगे तो हम और इसकी बढ़िया तरीके से बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं पोजीशन क्या होता है। चलिए पोजीशन एंड आज का जो मेन मुद्दा था वो पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही है ना। बाकी की बातें तो बाद में करेंगे। हमारा पहला जो बड़ा मुद्दा है वो है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देख लेता हूं यार चल रहा है कि वीडियो नहीं चल रहा, चलिए चल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई पोजीशन होता है क्या, पहले तो समझिएगा कि पोजीशन तो क्या होता है। पोजीशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो स्पेस में पड़ा है, मान लेते हैं है ना, यहाँ पे स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे एक पूरे स्पेस में हूँ, उसी प्रकार यहाँ पे एक स्पेस में ऑब्जेक्ट है
और मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो जेड एक्सिस है ये इधर की तरफ बाहर की तरफ है। यार मैं कैसे बताऊं आपको बताने के लिए, ये समझिएगा कि देखो, अब देखो मैंने ये तो ऑब्वियस बात है 2D है, तो यहाँ पे ये हो सकता है इधर एक्स एक्सिस हो और ये हो सकता है इधर वाई एक्सिस हो। जेड एक्सिस इधर की तरफ है, आपको दिख रही हो ये इधर की तरफ है, मतलब जेड एक्सिस इधर बाहर की तरफ है, ठीक है। तो हालांकि मैं इसको ऑब्वियस बात है बाहर की तरफ तो नहीं दर्शा सकता, तो मैं इधर दर्शा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि भाई यहाँ पे कोई पी पार्टिकल पड़ा है तो उसकी पोजिशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। हो सकता है यहाँ पे हम इधर गए तो इधर इतना मान लेते हैं, इधर x1, तो इसका हम पोजीशन कैसे लिख देंगे, मान लो x1, y1, z1। तो स्पेस में ऑब्जेक्ट कोई भी कहां पे पड़ा है तो उसकी पोजीशन ये, जैसे ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं कैसे करूं मैं आपको समझाता हूं। देखो तो यहाँ पे जैसे ये चीज है, ठीक है, और ये यहाँ पे तो अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने मान लिया कि भाई मेरा इधर एक्स एक्सिस है और ऊपर वाई एक्सिस है, मैं मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर मैं इधर एक्सिस मान लूँ, इधर जेड वाई एक्सिस मान लूँ, मैंने मान लिया इधर एक्स एक्सिस है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी कि भाई ये स्पेस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कि जिसके भी रेफरेंस में आप बात करें वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये इतना मान लेते हैं भाई, इधर ये लगभग 40 सेंटीमीटर आ गया, तो मैं कहूंगा कि भाई 0.4 मीटर है ना एक्स में प्रेजेंट है, तो ये पोजीशन हो गई। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो मुझे एक्स में भी प्रेजेंट है या वाई में भी प्रेजेंट है, हो सकता है ये ऐसे हो तो यहाँ पे एक्स में भी प्रेजेंट है, वाई में प्रेजेंट जेड एक्स, तो इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन हो जाएगी जिसको हम पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन करना होगा। एक ऐसा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमें क्या बताता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर को सही से लिखूं तो आर वेक्टर हो जाएगा है ना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहां से हो जाएगा कि भाई ये इसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर मतलब इस पोजीशन वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये जिस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देगा कि भाई ये ओरिजिन से कितना दूर है, मतलब 10 मीटर है, 15 मीटर है, 4 मीटर, कितना मीटर दूर है, कितना सेंटीमीटर दूर, ये बता देगा इसका मैग्नीट्यूड। तो सर ये तो वेक्टर है, और वेक्टर आपको पता है वेक्टर के दो चीज होते हैं, वेक्टर की एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये 5 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, कितना दूर, एक होगा इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखो यहां से मान लेते हैं भाई इसका पोजीशन, ये मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, तो इससे ओरिजिन से 4 मीटर दूर प्रेजेंट है, तो 4 मीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, तो 4 मीटर किधर, इसकी जो डायरेक्शन होती है पोजीशन वेक्टर की वो है ना इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ना बंदे की पोजीशन क्या है वो पता लगाती है, ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर समझ गए, अरे यार शिट लाइट चली गई, आई होप आपको दिख रहा होगा, फिर भी दिख रहा है बढ़िया तरीके से, मैं एक बार देख लेता हूं, चलिए बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे और थोड़ा सा समझते हैं। अब मान लेता है कि एक बंदा यहाँ पे था ए पे है ना, ए यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये मैंने कार्टेशियन प्लेन की था, और अभी फॉर द रेफरेंस मैं इधर बोल देता हूँ एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है ना, मैं एक्स वाई प्लेन नहीं बना रहा, जेड ऑब्वियस बात हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लो बंदा x1, y1 पे था, मैंने कहा हाँ, या x1, y1 पे था। कुछ समय बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने कहा इधर था, कुछ मान लेते हैं कुछ सेकेंड टी टाइम बाद ये बंदा यहाँ पे बी पॉइंट पे आ गया जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक। तो अब यहां से समझिएगा कि भाई बंदा पहले यहां पे था, मैंने कहा ये इसका हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ना, इनिशियल पोजीशन ये थी, ये हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर कि भाई फाइनली यहां पे था। सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब मुझे यहां पे आपको डिफाइन करानी होती है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफाइन करानी होती है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं पहले तो ये समझिएगा, पहले नाम तोड़ो यार, मैं तो बचपन से ही यही हूं कि भाई सिर पे लगाओ चमेली का तेल एंड नाम में घुसा। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड में आ रहा है डिस्प्लेस कितना हुआ है, इनिशियल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि भाई जो बंदा है वो इनिशियल जहां पे पहले था उस पॉइंट से कितना और किधर डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब होता है कितना, ये इतना, जितना भी ये मीटर दूरी होगी, किधर, ये देखो डायरेक्शन भी मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दी, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है ना,
ना। ये ऑब्वियस बात है, डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड हमें किस बात को बता रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में कितना, मतलब कितना मैग्नीट्यूड में 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, 4 सेंटीमीटर है, जो कितना भी डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ है, किधर हुआ है, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो हमें क्या बता देगी कि भाई किधर डिस्प्लेस हुआ है, ये इधर इधर हुआ है, तो ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन से आप कह सकते हो, जैसे यहाँ से वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये कैसे है, यहाँ से देखो वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन से आप क्या बोल सकते हो, वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आर है ना, सॉरी, ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर किसका हो जाएगा, आर फाइनल वेक्टर, है ना। वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन की भाई दो वेक्टर अगर सेम है ना, सेम सेंस में दो साइड ट्रायंगल की रिप्रेजेंट करे और थर्ड जो तीसरा है ना, तीसरी साइड ऑपोजिट सेंस में हो, तो वो इनका रिजल्टेंट होता है। तो यहां से आप डेल्टा आर वेक्टर निकाल सकते हो, वो होगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, अगर आप बोल रहे हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट है, हम तो बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट होता है कि भाई ए पॉइंट है, मैंने कहा हाँ, बी पॉइंट है, मैंने कहा तो ए पॉइंट पे इनिशियल बिंदु था, हाँ, बी पॉइंट पे था, ठीक है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बताता है कि भाई ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होता है। हाँ, अगर मैं कहूं कि भाई बंदा, अगर मैं थोड़ा सा और है ना, ये 2D से मैं 1D में आ जाता हूं ताकि वहां से थोड़ा सा ज्यादा फील आएगा। जैसे ऐसा समझो कि भाई यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने है ना, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पोजीशन लिख दिया 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा साधा समझिएगा भाई, इनिशियली बंदा यहाँ पे था, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस है नहीं, क्योंकि मैं एक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बंदा मान लेता है कि भाई x इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल बंदा खड़ा था, ठीक है, मैंने जब देखा तो ये यहाँ पे था, मैंने कहा हाँ, कुछ समय बाद में ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है सर, यहाँ पे आ गया, कुछ समय बाद यहाँ पे, अब कैसे आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी सर, इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे था, फाइनली कहां पे x इज इक्वल टू 5 पे, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, आप कहोगे सर x2 माइनस x1, अगर मैं इसको x2 कर दूं इसको x1, ये बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0 बराबर 5, तो ये 5 डिस्प्लेस हुआ है, मतलब 5 मीटर, अगर ये हर एक कोना मीटर बोल देता हूं तो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नहीं भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। अगर आप कह रहे हो कि भाई डिस्प्लेस हुआ है तो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड है, हो सकता है 5 मीटर इधर भी डिस्प्लेस हुआ होगा, भाई 5 मीटर क्या है, इधर डिस्प्लेस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इधर भी होगा। सो ये होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जो आप 9th में पढ़ते हो कि भाई ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर साइन के साथ, अगर आप बोल रहे हो कि भाई इधर 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है और मैं मान लेता हूं इधर एक यूनिट वेक्टर है जिसको मैं बोल देता हूं आई कैप, आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड इनको हम यूज करते हैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई के इफेक्ट होता है, तो मैं कहना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मुझे कहना चाहिए ये 5 आई कैप मीटर है। क्या है, 5 आई कैप मीटर है, 5 मतलब 5, ये मैग्नीट्यूड, आई कैप मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा इसकी यूनिट है। तो ये पूरा होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है डिस्टेंस, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, ये बच्चों वाला खेल है। जैसे मान लो आप ए पे थे, तुनिक 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 करते हुए आप बी पे चले गए, तो आपने चले होंगे यहाँ से तुनिक तुनिक तुनिक, मान लो चले होंगे, तो आप ए से बी पे गए, जो आपने पाथ है ना, जो आपने पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ की पाथ लेंथ कितना हो सकता है, आप 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। ये आपने यहाँ से चले में, मतलब जो भी आपने पाथ ट्रेवल किया है भाई, सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन टाइम इंटरवल में बंदा अगर मूव कर रहा है तो वो कितना मूव किया विच इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो भी उसने रास्ता अपनाया उसकी पाथ लेंथ कितनी है, ये टोटल। मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक जगह है, मान लेते हैं आपका घर है और यहाँ पे आप स्कूल चले गए, है ना, स्कूल चले गए, तो आप ये भी यहाँ से भी तो जा सकते हो, हाँ, यहाँ पे से तो जा सकते हो, हाँ। तो ये क्या है कि भाई जो भी आपने पाथ ट्रेवल किया, मान लो आप इससे इस पाथ से गए, तो इस पाथ की लेंथ कितनी है, हो सकता है ये टोटल पाथ 5 किलोमीटर हो सकता है, ये टोटल 7 किलोमीटर हो, कुछ भी किलोमीटर मीटर, जो भी, जो मतलब। और यहाँ पे समझिएगा कि भाई ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है,
ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट मान लिया इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई बंदा चला तुनिक 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 तू तारा रा तुनिक तुनिक तू तारा रा तुनिक तुनिक तू ता, अरे भाई तुनिक तुनिक तू तारा रा तुनिक तुनिक तू ता तुनिक तुनिक, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो मैं कहूँगा फिर यहाँ से घूम के उस बंदे का मूड नहीं 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 अब वापस चलते हैं, और ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी भाई ये यहाँ से यहाँ गया तुनिक 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 उतारा रहा तुनिक तुनिक उतारा रहा तुनिक, यहाँ पे आया फिर तुनिक 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 वापस आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे गया, मान लेता है ये 15 सेंटीमीटर दूरी है और ये मान लेता है 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो 15 प्लस 10 25 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, इसने किसने डिस्टेंस लेवल की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने रास्ता क्या था, मुझे देखना भाई इनिशियली कहाँ पे थे, यहाँ पे, फाइनली कहाँ पे हो, यहाँ पे, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये इधर, ये कितना था, ये मैंने कहा 15, ये 10 है तो ये 5 मीटर, किधर, इधर 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 इधर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 5 नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, डिस्टेंस पाथ है सर, इससे तो हमें एक फील है, मैंने कहा क्या सर, आप बोल रहे हो डिस्टेंस होता है भाई कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया, मतलब ये तो स्केलर है, हाँ सही पकड़े, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है स्केलर, स्केलर का मतलब होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, भाई कितना चला, किधर चला नहीं, कितना चला तू, यहां से आप तुनी 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 करते हुए यहाँ पे आ गए तो कितना चले, मैं यहाँ पे था, मैंने कहा यहाँ से मैं आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आगे यहाँ पे आ गया, घूम फिरा के मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं इनिशियली से कितना चला, मैं हो सकता है जितना भी चला उसको बोलते हैं डिस्टेंस, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। सर यूनिट क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है ऐसा यूनिट होती है, मीटर बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका डायमेंशन वगैरह वगैरह बाद में बात करें, तो इसका मतलब है सर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जी हाँ, ये रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये खुद बोलती है। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि भाई बंदा कितना डिस्प्लेस और किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितना और किधर डिस्प्लेस हुआ, तो कितना हुआ भाई, कितना हुआ, ये 5 मीटर इधर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो कितना हुआ वो प्लस किधर हुआ गया भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब मेन चीज शुरू होती है कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं तभी हम बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन के लिए मैं किताब लेके आ जाता हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। चलिए कुछ सवाल कर लिया जाए तभी तो हमें समझ में आएगा कि क्या हमें समझ में आया है कि नहीं। और यहाँ से बिल्कुल वो चीज़ें भी बोल सकते हो कि भाई मैंने अभी आपको करवाया नहीं है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदा यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो हमेशा डिस्टेंस जो होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की होगी। मतलब सर देखो या तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियस बात, मान लो बंदा यहाँ पे मूव कर रहा है तुनी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ पे बंदा यहाँ पे आ गया, सो डिस्प्लेसमेंट तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है 5 मीटर हुआ हो, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अभी मैं डायरेक्शन 5 मैग्नीट्यूड, लेकिन डिस्टेंस तो इतना ही कितना चला 10 और प्लस 5 15 मीटर हो सकता है, तो डिस्टेंस ज्यादा क्या बराबर भी हो सकती है, बिल्कुल डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों साथ में चले, बंदा यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर, मैं कहूंगा डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे 10 मीटर, तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन हो सकती है जिसकी इस केस में हो रही थी, या इक्वल भी हो सकती है, कभी भी डिस्टेंस लेस देन नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, कॉमन सेंस की बात है। आप ऐसा मानो कि भाई जब ये बंदा यहाँ से मूव कर रहा था तो इसके पीछे एक तीर लगी हुई थी, जैसे जैसे दूर जा रहा था डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, जैसे जैसे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट घट रही है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया भाई, बेसिक सी चीज है ये, आप समझ सकते हो। और बेसिक बात है डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती, घट कैसे सकती है, अगर कोई मान लो कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बंदा है और यहाँ से मूव कर रहा है तुनी तो वो हो सकता है 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, वापस भी आएगा 4 मीटर चला, 5 मीटर चला, 6 मीटर चला, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी, घट कैसे सकती है, तो अगर आपको डिस्टेंस घट नहीं सकती, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन कोई मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो कैसे होगी भाई, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मैं बोल रहा हूँ वो चल रही है तो कुछ तो पाथ ट्रेवल करिए, कुछ तो पाथ लेंथ होगी, कुछ तो डिस्टेंस होगी, क्या मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से, बंदा इनिशियल यहाँ पे था तुनी करता हुआ यहाँ पे गया, तुनी करता हुआ यहाँ पे आ गया, तो मैं कहूंगा इसका कितने डिस्प्लेसमेंट हुई जीरो, क्या इसका डिस्टेंस जीरो है, नहीं डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस तो कुछ ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ पे चला, मान लेते हैं कि भाई ये 40 सेंटीमीटर है, वापस आया तो 80 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो 80 सेंटीमीटर, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, कॉमन सेंस कि भाई डिस्टेंस का मतलब होता है कितना पाथ चला, नेगेटिव में क्या चला भाई, चला भले किधर भी चलो 2 मीटर चलो 3 मीटर, -2 मीटर चला, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, -2 मीटर चला मैं आज,
मतलब अरे भाई या तो चले नहीं, या तो चले तो कितना चले नेगेटिव में, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी तो हो गई, वो तो मैंने बता दी। ये नेगेटिव कब हो सकता है? नेगेटिव देखो कोई भी वेक्टर का नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव उसके डायरेक्शन को बता रही है। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो, मैंने बोल दिया कि भाई इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, तो बंदा इधर चलेगा तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। इसका मतलब है नेगेटिव का मतलब है सिर्फ ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और द जीरो, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा बढ़ सकती है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है ना, जो सब कुछ हो सकता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया सवाल किए जाए, है ना। 2 सवाल करूंगा मैं, बढ़िया वाले 2 सवाल ले लेता हूं। चलिए 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 2 अच्छे सवाल लिए जाए यार। मोशन अंडर ग्रेविटी अभी कहां पे आ गया? अरे भाई वेक्टर तो मुझे बता दे कि भाई ये कहाँ पे है। मैंने कहा क्या सर जी बताओ तो खरीद पहले आप। मैंने कहा पहला ये कि भाई क्वेश्चन भी तो बता दे। एक बढ़िया वाला सवाल ले लेता हूं मैं जो आता है, चल एक सर्कल वाला। A particle moves in the circle of radius r from the A to B as shown in the figure. The distance covered by the object is the distance and displacement. इसमें क्या है भाई, एक सर्कल था, मैंने कहा ये 2D मोशन होगी। यहाँ पे देखो ये रेडियस आर है, मैंने कहा यहाँ पे बंदा ए पॉइंट पे था, वो तुनिक तुनिक करता हुआ ये मान लेते हैं दौड़ने वाला कोई ट्रेस होगा और यहाँ पे पहुंच गया, मैंने कहा और इनिशियली यहाँ पे था, मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरा सवाल है कि भाई इसका ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आप क्या बता सकते हो? हाँ सर, डिस्टेंस का मतलब हमें सर ने बचपन से बताया है। मैंने कहा क्या डिस्टेंस के लिए हमें पाथ का पता होना चाहिए? मैंने कहा हाँ सर जी पाथ तो ये है। मैंने कहा जी तो सर ये यहाँ से चल के इतना चला है, सर ये कितना चला है आपको पता होता है, एस इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। तो क्या एस आप निकाल सकते हो? एस होता है ये सर्कमफ्रेंस, सॉरी जो भी आर्क है, तो ये आर थीटा होता है 60 डिग्री, 60 को आप बोल सकते हो पाई बाई 3 रेडियन। तो यहां से हो जाएगा कितना हो गया, एस बराबर हो गया डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर बाई 3, ठीक है। ये पाई आर बाई 3 जो भी मीटर है तो ये मीटर में पाई आर बाई 3 यूनिट, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब यहीं पे मेरा अगला सवाल है जो क्वेश्चन में ऑब्वियस बात है नहीं दे रखा है। मेरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मेरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो जनरली अब तक मैं जब तक रिलेटिव मोशन ना पढ़ा तो मैं जमीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करूंगा, ठीक है। तो जमीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियली यहाँ पे था, हाँ सर जी फाइनली यहाँ पे था। मैंने कहा हाँ सर ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है? मैंने कहा क्या ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है? मैंने कहा सो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को बोल सकता हूँ डेल्टा आर वेक्टर बराबर आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। मैंने कहा सो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर कैसे लिखोगे? चलिए मुझे डिस्प्लेसमेंट का मान लो मैग्नीट्यूड ही याद करना है, ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड याद करना। तो मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे याद करूंगा? वेक्टर पढ़ा है ना, जब 2 वेक्टर का यहाँ पे देखो 2 वेक्टर है, मैंने कहा हाँ 2 वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, ऑब्वियस सी बात है ये भी आर है ये भी आर है। तो क्या यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 60 बाई 2 हो जाएगा 30। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2r इंटू साइन 30 जो कि होता है 1/2। तो क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया r। तो ये जो दूरी है ना वो r है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। मैं आंसर देख देता हूँ बिल्कुल, पाई आर बाई 3 जो कि हमने डिस्टेंस निकाली थी वो आ गई थी। एक और अच्छा सा सवाल ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि भाई एक सवाल है कि क्या कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉमन सा सवाल ले लेते हैं क्या कि जो थोड़ा हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन मैं तो करवाऊंगा। देखो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे क्या थी, एक भाई मान लो स्लोप था, मैंने कहा ऐसा लकड़ी का कोई फट्टा मान लो या ऐसा कोई जमीन थी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, वो क्या किया कि भाई वो मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो ये यहाँ पे आया। आपको पता है नीचे आएगा, नीचे क्यों आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ से नीचे आ गया, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि अगर ये एंगल मैंने आपको दे दिया, ये एंगल देना जरूरी है? नहीं। मान लेते हैं कि भाई ये साइड जो है वो मान लेते हैं 100 मीटर है एंड ये एंगल है आपको पता चला 45 डिग्री। तो मुझे बताओ इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? क्या आप निकाल सकते हो? पॉज करो वीडियो को, निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। मैंने कैसे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बचपन से सीखे हैं कि भाई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इतना डिस्प्लेस हुआ है, ये मुझे वेक्टर निकालना है। अगर मैंने किसी प्रकार ये वेक्टर निकाल दिया तो काम तमाम हो गया मेरा। मैंने कहा अच्छा, सो इस वेक्टर को मैं रिजोल्व कर सकता हूँ
है ना, दो इस प्रकार परपेंडिकुलर वेक्टर में। मैंने कहा अच्छा ये रिजोल्व तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा तो अगर ये थीटा ये 45 डिग्री है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? बिल्कुल, ये दोनों पैरेलल है ना, इसके और ये पैरेलल है, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। मैंने कहा हाँ होगा। तो क्या यहाँ पे ये डेल्टा आर वेक्टर है? मैंने कहा सो क्या डेल्टा आर वेक्टर को मैंने परपेंडिकुलर में रिजोल्व कर लिया, तो ये अगर 100 मीटर तो क्या ये भी 100 मीटर होगा? ऑब्वियस ही बात है। यहाँ से यहाँ पे दे देखो, ये 1045 लगाओ, 1045 अब बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100 डिवाइडेड बाय बेस मान लेते हैं, ये x है तो x, तो 1045 1 होता है तो x बराबर हो जाएगा 100, तो ये 100 है ये 100 है। तो क्या मैं डेल्टा आर वेक्टर को लिख सकता हूँ? इधर मान लेते हैं मैं यूनिट वेक्टर आई कैप मान लेता हूँ, ठीक है, और इधर माइनस जे कैप, तो क्या यहाँ पे 100 आई कैप माइनस 100 जे कैप इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया? बोलो हाँ है ना, निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे सवाल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जब मैंने आपको अभी तो देखो, अभी तो नॉर्मल सी चीज थी इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब के लिए, तब मैं आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे यूज कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि भाई जल्दी से मैं थोड़ा सा आपको बीस्ट मोड दिखा देता हूँ, ये अभी नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। मैं जल्दी से आपको कैसे बता दूंगा। मैंने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने एक पत्थर को थ्रो किया, इस मान लेते हैं सर्टेन वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं मैंने सर्टेन वेलोसिटी ले ली, कितनी ले ली, क्या मैं लूँ याद नहीं आ रहा। मान लेते हैं कि मैंने 10 × 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ से जमीन से पत्थर फेंका हुआ है, तो मुझे यहाँ से कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने यहाँ से पत्थर फेंका हुआ है 45 डिग्री पे, मान लो मैंने जमीन से पत्थर फेंका हुआ है, अब मुझे अलग अलग चीजें निकालनी है। सर कैसे निकाले? मैंने कहा यार इसको रिजोल्व कर दो, ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 cos 45 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा इधर 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। सो इधर 10 है, इधर 10 है, तो मैं कहूंगा कि भाई अगर इधर 10 है तो ये को यहाँ पे ये इसके ऊपर फेंका हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से, नीचे ऐसा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्योंकि 1 सेकंड में ये 0 हो जाएगी। अभी मैं एक्सेलरेशन समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि भाई 1 सेकंड में यहाँ पे चली जाएगी। तो 1 सेकंड में ये कितनी हाइट है? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये h मैक्सिमम, मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा h मैक्सिमम निकालनी है तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल कितनी है 10, फाइनल कितनी है? यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो y में होती है वो 0 होती है, तो इनिशियली x में कितनी है 0, y में कितनी है 10, फाइनली y में कितनी है 0, तो यहाँ से हो जाएगा 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों तभी लगा सकता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो 1 मीटर से एक है ना 1 सेकंड तक चला तो 5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी से चलेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। बोलो हाँ है ना, निकाल लोगे। ये रेंज निकालिए कितना दूर जाके गिरेगा, तो रेंज निकालिए कितने से चल रहा था 10, कितने सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, 2 सेकंड, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, ये तो आगे शुरू होगा यार, अभी तो मोशन शुरू है। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, बाय बाय बाय।